तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 12 का 5 पत्र जो कहानी है उसके सारांश के बारे में। ठीक है, तो देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी को सिर्फ 5 चिट्ठियों में बताया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा था पहले, या आप सोच कर देख सकते हैं कि कोई भी एक इंसान है जिसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा क्या हम लोग एक ही 5 पत्र में, मतलब 5 लेटर्स में हम लोग बता सकते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं हरिमोहन झा की बेहद मार्मिक कहानी, जो कि MHD 12 की है, 5 पत्र की, जो प्रेम से शुरू होकर, मतलब इसमें कहानी प्रेम से शुरू होती है, प्रेम से शुरू होकर अकेलेपन और जीवन के अंतिम सच तक पहुंचती है। तो दोस्तों, हरिमोहन झा जो कि एक लेखक है, तो उन्हीं की यह कहानी है। और यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम है कृष्ण। ठीक है, बाद में वो देव कृष्ण बन जाता है। तो यह कहानी एक व्यक्ति जो कि कृष्ण, मतलब बाद में जब देव कृष्ण बन जाता है, उसके जीवन के 5 अलग अलग चरणों को 5 पत्रों के माध्यम से क्रमशः प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो देखिए कहानी की शुरुआत क्या है। पहली कहानी, मतलब कहानी के शुरुआत, मतलब जो पहला पत्र है वहां से होता है। तो जहां होता क्या है कि वहां कृष्ण जो है एक प्रेमी युवक के रूप में सामने आता है। मतलब पहला पत्र जो है, एक कृष्ण नाम का युवक है जो प्रेमी है, और प्रेमी युवक के हिसाब में वो सामने आता है। वह अपनी प्रेयसी प्रेयसी मतलब अपनी प्रेमिका के प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसकी चिट्ठी को बार बार पढ़ता है, मतलब प्रेमिका की लिखी हुई चिट्ठी को बार बार पढ़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता और हर समय उसकी छवि में खोया रहता है। जो कृष्ण, या फिर हाँ, जो कृष्ण है, वो हमेशा अपनी प्रेमिका की यादों में खोया हुआ रहता है। वह अपने प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम जैसा मानता है और उससे मिलने के लिए गुप्त योजना बनाता है। मतलब चोरी छुपे जाकर उससे मिलना चाहता है और अपने इस प्रेम को वो कृष्ण और राधा के साथ तुलना करता है। वह सामाजिक बंधनों जैसे पिता, चाचा, बाकी लोगों से परेशान है, इसलिए छिपकर मिलने, फोटो खिंचवाने और उपहार, चंद्रहार, मतलब एक उपहार देना चाहता है अपनी प्रेमिका को, तो चंद्रहार है, देने की योजना बनाता है। इस चरण में उसका जीवन केवल प्रेम, कल्पना और उत्साह से भरा हुआ है। मतलब अपने जीवन के इस पहले दौर में, इस या फिर इस पड़ाव पर, वो केवल प्रेम की बातें करता है, कल्पना में खोया हुआ है, इमेजिनेशन में, और उत्साह से भरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पत्र की। तो देखिए, उसका पहला जीवन बीत गया। दूसरे पत्र में जब समय बीत चुका है, दूसरा पत्र एक अलग समय का है, जो कि उसका समय बीत चुका है। वो वही युवक अब देवकृष्ण बनकर एक जिम्मेदार पति और पिता के रूप में सामने आता है। मतलब बाद में वो क्या होता है, जब उसका विवाह हो जाता है तो वो पति बन जाता है और जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है। बाद में पिता भी बनता है अपने बच्चे का। तो पति और पिता के रूप में सामने आता है। अब उसके पत्र में प्रेम की जगह परिवार की चिंता प्रमुख हो गई है। मतलब अब सेकंड स्टेप जैसे ही आगे बढ़ती है उसकी लाइफ, वो प्रेम से निकलकर जो परिवार की चिंता है वो उसके सर पे चढ़ चुका है। तो उसके सेकंड पत्र में ये सारी चीजें आती है। वह पत्नी की सेहत, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जीवन की बातें करता है। उसकी जो आय है बहुत कम है, इसलिए वह पत्नी को अपने पास नहीं बुला पाता। मतलब उसकी पत्नी जो है उसके साथ अब नहीं रहती है क्योंकि उसकी आय बहुत कम है। वह व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए, मतलब रोजमर्रे की जीवन में जो उसकी कठिनाई हो रही है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं करता है कि सबको एक साथ लेकर चल सके, इन सारी चीजों को समझते हुए वो परिवार को संभालने की कोशिश करता है। यहाँ जीवन का केंद्र प्रेम से हटकर जिम्मेदारियों पर आ जाता है। मतलब जहां पर पहले कहानी की शुरुआत में होता क्या था कि वो जो लड़का है वो प्रेम की बातें करता था, यहाँ पर वो अपनी सर पर जिम्मेदारियां लिए घूम रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग इस कहानी की सारांश को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पूरी कहानी चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो जरूर करिए, चेकआउट जरूर करिए। ठीक है, तीसरा नंबर पत्र में क्या होता है, देखिए तीसरे पत्र में उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है और खेती ठीक से नहीं होती, कर्ज बढ़ता जाता है और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी
बढ़ जाता है, मतलब उसके जो बच्चे हैं उसका पढ़ाई के खर्च भी बढ़ जाता है। हालांकि उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते हैं, फिर भी वो वेतन अग्रिम लेता है। क्या कहता है, पैसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, अ, मतलब अग्रिम आगे पैसा ले लेता है, जो कि कर्ज में डूब जाता है, उधार लेता है, ठीक है, और उधार भी करता है। लेकिन फिर भी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। वह असमंजस और चिंता में डूबा रहता है कि परिवार का गुजारा कैसे होगा। बेटी की जिम्मेदारी, घर की कमी और भविष्य की अनिश्चितता उसे मानसिक रूप से परेशान करती है। मतलब इन सारे टेंशनों, मतलब चीज़ों के कारण वो टेंशन हो जाता है उसको, और वो भविष्य की, मतलब भविष्य उसके साथ कोई अ, मतलब सेट नहीं हो पा रहा है उसका भविष्य, कि वो आगे चलकर क्या करने वाला है, कैसे घर संभालेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत परेशान है। यहाँ जीवन संघर्ष और असहायता से भर जाता है। यहाँ पर उसका जीवन क्या हो जाता है, संघर्ष से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे असहायता है, मतलब सहायता कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चौथे पत्र में उस व्यक्ति के जीवन की क्या होता है घटना, देखिए। चौथे पत्र में पारिवारिक विघटन का चित्र सामने आता है, मतलब परिवार में झगड़ा होता है, सभी अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ दृश्य आता है। उसका बेटा जिसका नाम है बंगट, बड़ा होकर शादी करता है। उसका जो बेटा है वो भी बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर शादी करता है, मतलब इसके जीवन के। तो जब वो बड़ा होता है और उसकी पत्नी आती है, तो और पत्नी के साथ कलकत्ता चला जाता है, मतलब उसका जो बड़ा बेटा है वो कलकत्ता चला जाता है। इससे देवकृष्ण को गहरा आघात पहुंचता है। वो बेटे और बहू के व्यवहार से दुखी होता है, मतलब बेटे की जो पत्नी है वो बहू है, तो बेटे और बहू उसको छोड़कर चले जाते हैं। मतलब इससे उसको बहुत बुरा लगता है, और उन्हें कर्तव्यहीन मानता है, और सोचता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, कर्तव्यहीन है। वो अपने निर्णयों पर पछताता भी है, विशेषकर दहेज लेने को पाप मानता है। जो कृष्ण है, देव कृष्ण बना था, वो दहेज लेने को पाप मानता है। उसे लगता है कि नई पीढ़ी ने माता पिता के प्रति अपने दायित्वों को भुला दिया है। मतलब जब उसके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं उसको, तो उसका ऐसा लगता है जैसे उसके नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो अपने दायित्वों को नहीं निभा सकते। यहाँ जीवन में निराशा आता है, कटुता दिखाई देती है, और टूटन स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब उन लोगों में फूट पड़ जाता है, ठीक है। अंतिम जो पत्र है उसमें क्या होता है, देखिए। अंतिम पत्र में देवकृष्ण वृद्धावस्था में पहुंच चुका है। अंतिम जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, अंतिम पत्र में जो देवकृष्ण है वो बूढ़ा हो गया है, और उस काशी में रह रहा है। वह बीमार है, दमा और अन्य रोगों से भी वो पीड़ित है। तो और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब उसकी मृत्यु कब हो जाए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, पत्नी की बीमारी पर चिंता करता है, और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करता है। मतलब वो समझ जाता है कि जीवन जो हमारा है वो नश्वर है, एक ना एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। वह अपनी असहाय स्थिति के कारण घर नहीं जा सकता, और जीवन के अंत में एक प्रकार की विरक्ति और व्यंग के साथ सब कुछ स्वीकार कर लेता है, ठीक है। मतलब वो बीमार है, कहीं भी नहीं जा सकता, काशी में रह रहा है, ठीक है। तो जीवन का एक ऐसा पड़ाव आया है जहाँ पे वो सब कुछ स्वीकार करता है। अंत में उसके शब्दों में गहरी पीड़ा और जीवन का कठोर सत्य झलकता है कि मनुष्य अंततः अकेला ही रह जाता है। उसके मुंह से ये शब्द निकलता है कि मनुष्य अंततः अकेला ही रह जाता है, चाहे कोई भी जीवन में साथ देने वाला आए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको ने मतलब जब आपको अकेला रहना ही पड़ेगा, अकेला अकेले आप आए हैं, अकेले आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह कहानी एक व्यक्ति के जीवन की पूरी यात्रा को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है, जहाँ प्रेम से शुरुआत होती है, फिर जिम्मेदारियां आती है, उसके बाद संघर्ष और आर्थिक संकट, फिर पारिवारिक टूटन, और अंत में अकेलापन और जीवन की अंतिम स्वीकृति, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 पत्र कहानी का सारांश बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ जरूर बने रहें।